कोरोना से जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं तालाब के पानी में जो भी बीच में आ रहा है, अत्यधिक मात्रा में शराब के साथ नींद की गोलियों का सेवन कर आत्महत्या करने की कोशिश की। अपराध होने से पहले ही चौकन्ना रखने की सीख देने वाले अगर आप ऑनलाइन ठगी के शिकार हुए तो इस नंबर पर फोन करने से इसके बाद आरोपी की जाति बढ़ती गई और उसके बाद लड़की का 2 बार गर्भपात कराना पड़ा। भारत सरकार से टकराना ट्विटर को पड़ा महंगा। देश में पीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कई किलोमीटर की चढ़ाई के बाद जम्मू कश्मीर में मुकुल रॉय की विधायकी रद्द करने की बीजेपी की मांग के बाद तृणमूल कांग्रेस भड़क गई है। भारत सरकार से टकराना ट्विटर को पड़ा महंगा। भारत सरकार के नए आईटी नियम न मानने की वजह से ट्विटर को कानूनी सुरक्षा कवच जो मिली थी वह खत्म हो गई थी और अब उसके बाद बाजार में भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है ट्विटर को। 1,03,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन एक ओर उसका घट गया है तो दूसरी ओर उसके शेयर 25% तक गिर गए हैं। भारत सरकार से शुरू हुए ट्विटर के विवाद ने उसे बड़ा आर्थिक झटका दे दिया है। अमेरिका के न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में बुधवार को ट्विटर का शेयर करीब आधा फीसदी और टूटकर 59.93 अमेरिकी डॉलर पर बंद हुआ। ये तो महज एक दिन का नुकसान है, जबकि ट्विटर को पिछले 4 महीने से लगातार नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस साल 26 फरवरी को ट्विटर के शेयर 52 हफ्ते की ऊंचाई पर पहुंच गए थे, जो कि 80.75 डॉलर था। भारतीय रुपए में बात की जाए तो 26 फरवरी को ट्विटर के एक शेयर की कीमत करीब 6,000 रुपए तक पहुंच चुकी थी, लेकिन ट्विटर के विवाद में पड़ने से अब एक शेयर की कीमत करीब 4500 रुपए पर आ चुकी है। यानी पिछले 4 महीनों में कंपनी के मार्केट कैप में करीब 1,03,000 करोड़ की गिरावट हो चुकी है, जो कि करीब 25.78% की गिरावट है। हालांकि इस परेशानी के बीच ट्विटर को तब थोड़ी राहत महसूस हुई जब केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने साफ कर दिया कि वो ट्विटर को भारत में बैन करना नहीं चाहते। उनके इस बयान की वजह से आज कंपनी के शेयर तेजी के साथ $61 पर ट्रेंड करने लगे। लद्दाख को चीन का हिस्सा बताना हो, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक हटाना हो या फिर कुछ ट्वीट को जो कि नेताओं के थे उनको मैनिपुलेटेड ट्वीट की श्रेणी में खड़ा करना हो, ये सब ऐसी कार्रवाई थी जिसने ट्विटर की निष्पक्षता पर सवाल उठाया। लिहाजा भारत सरकार को कार्रवाई करने पर मजबूर होना पड़ा। मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी कई बार ट्विटर की इस कार्रवाई पर सवाल उठाए थे। सरकार और ट्विटर के बीच तनातनी तब शुरू हुई जब साल की शुरुआत में किसान आंदोलन के दौरान सरकार ने ट्विटर को कई अकाउंट बंद करने के आदेश दिए थे, लेकिन ट्विटर ने बोलने की आजादी का हवाला देते हुए सरकार का आदेश मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद सरकार ने ट्विटर को नए आईटी नियम लागू करने को कहा, तब भी ट्विटर ने टाल मटोल की तो उसे अपनी कानूनी सुरक्षा से हाथ धोना पड़ गया। ट्विटर और सरकार के हर कदम पर दुनिया भर की नजर थी, जिसका नुकसान ट्विटर को शेयर मार्केट में भुगतना पड़ा। ट्विटर ने यह सोचा भी नहीं था कि भारत सरकार के खिलाफ यह कार्रवाई उसको इतनी महंगी पड़ेगी। अलग अलग जगह पर ट्विटर के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी हैं और अब भारत सरकार ने भी ये साफ कर दिया है कि ट्विटर को हर हाल में जो नए नियम बने हैं उसका पालन करना पड़ेगा। अब सबकी नजर इस बात पर है कि कैसे ट्विटर इन नए नियमों का पालन करता है। गाजियाबाद में हुई बुजुर्ग के साथ पिटाई का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जिला प्रशासन ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए पहले ट्विटर इंडिया और अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की और उसके बाद गाजियाबाद पुलिस ने ट्विटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर को नोटिस सर्व कर दिया है। बता दें कि 1 हफ्ते के भीतर ट्विटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर को लोनी पुलिस स्टेशन में आकर अपना बयान दर्ज कराना है। बाकी लोगों को ईमेल के जरिए भी ये नोटिस भेजा गया है। गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई का मामला विवादों का ऐसा चक्रव्यूह बन गया है जिसके लपेटे में कभी कोई नेता आ रहा है तो कभी सोशल मीडिया नेटवर्क। पुलिस जल्द से जल्द इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहती है, लिहाजा आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई भी तेज हो चली। गाजियाबाद के लोनी थाना इलाके में ट्विटर समेत 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। जिन धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है उन्हें भी समझना जरूरी है। इस FIR में सबसे पहले धारा 153 लगाई गई, जो कि हिंसा भड़काने के इरादे से भड़काऊ बयान देना है। धारा 153A धर्म के आधार पर नफरत फैलाने का आरोप। धारा 295A के तहत जानबूझकर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप। धारा 505 जानबूझकर अफवाह फैलाने का आरोप। धारा 120B साजिश में शामिल होने का आरोप है। तो वहीं धारा 34 के तहत कई लोगों का एक साथ मिलकर किसी को हानि पहुंचाने का आरोप है। ट्विटर इंडिया के जो हेड हैं उनको हमने नोटिस भेजा है सेक्शन 160 CRPC का और इनको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए बोला गया है और विद इन 7 डेज उनको जो भी रेलिवेंट फैक्ट्स हैं उनके साथ इन्वेस्टिगेशन को IO को ज्वाइन करना है। बुजुर्ग के साथ हुई पिटाई के मामले में जिस तरह से कड़ियां जुड़ती जा रही हैं उसी तरह से इस मामले में नए नए ट्विस्ट भी सामने आ रहे हैं। यही वजह है कि पुलिस इस मामले में अफवाह फैलाने वालों की तलाश कर रही है।
वहीं उन लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है जिन्होंने इसे धार्मिक रंग देने की कोशिश की। लेकिन सबसे बड़ा मामला तो ट्विटर इंडिया के हेड के सामने खड़ा हो गया है, जिन्हें 1 हफ्ते के भीतर लोनी पुलिस स्टेशन में आकर अपना जवाब दाखिल करना है। इस मामले में वीडियो के जरिए नफरत फैलाने का आरोपी स्थानीय नेता उम्मेद पहलवान अभी भी फरार है। पुलिस ने उम्मेद की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें बनाई जो सभी जगहों पर दबिश डाल रही हैं। हालांकि इस मामले में गिरफ्तार 9 आरोपियों को बेल दे दी गई, जबकि परवेज गुर्जर नाम का एक आरोपी दूसरे मामले में अभी भी जेल में बंद है। उम्मेद पहलवान है, वो लगातार छुपता रहा है और लगातार आपकी टीमें दबिश दे रही हैं। क्या कोई क्लू मिल पाया है? कब तक गिरफ्तारी हो पाएगी? मास्टरमाइंड बताया जा रहा है इस पूरे मामले का। ये हमारी टीमें लगातार लगी हुई हैं और बहुत ही जल्द हम उसको गिरफ्तार कर लेंगे। पिटाई मामले में जिस आरोपी उम्मेद पहलवान की पुलिस को तलाश है, उसकी कई नेताओं के साथ तस्वीरें सामने आई। एक तस्वीर में उम्मेद पहलवान लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर के साथ नजर आ रहा है, जबकि दूसरी तरफ बीजेपी नेता आलोक अवस्थी ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के साथ उम्मेद पहलवान की एक तस्वीर साझा की थी। यही वजह है कि सियासत के गलियारों में भी इस मामले को लेकर आरोप प्रत्यारोपों की बौछार हो रही है। पूरी भाजपा केवल इस बात को लेकर के बहुत चिंतित हो गई है कि ट्विटर पर कब्जा कैसे किया जाए। अगर ट्विटर सच में अगर ये देखे कि कौन फर्जी न्यूज चला रहा है, तो अब तक बीजेपी और बीजेपी समर्थकों के जितने भी ट्वीट अकाउंट हैं वो ट्विटर ब्लॉक कर चुका होता। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, इस तरह की चीजें, क्योंकि इनके पास कोई नीति नहीं है जनता के लिए, जनता के हितों का इन्होंने कभी काम नहीं किया, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं। हमें तो ऐसा लगता है कहीं दूसरा मुजफ्फरनगर कांड तो करने की साजिश नहीं है इसके पीछे। उधर इस मामले में पुलिस ने स्थानीय सपा नेता उम्मेद पहलवान के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया है। उम्मेद ही वो शख्स है जिसने बुजुर्ग की FIR दर्ज कराने में मदद की थी। इस बात को पुख्ता बुजुर्ग के बेटे ने भी किया है। पुलिस की माने तो उम्मेद ने बुजुर्ग की पिटाई के बाद उनके साथ बुलंदशहर जाकर फेसबुक लाइव किया और इस मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की। कोरोना से जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के लिए एक क्रैश कोर्स की शुरुआत की है। इस क्रैश कोर्स में 1 लाख युवाओं को फ्रंटलाइन वर्कर के तौर पर तैयार किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जानकारी दी है कि ये कोर्स महज 2 से 3 महीने में पूरा हो जाएगा, जिसके बाद एक ट्रेंड वर्कफोर्स देश के पास रहेगी। ये कोर्स 26 राज्यों के 111 सेंटर्स में लॉन्च किया गया है। फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए कस्टमाइज क्रैश कोर्स प्रोग्राम लॉन्च करने के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना के खिलाफ महायुद्ध में आज एक नया चरण शुरू हो रहा है। कि हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की मांग के आधार पर देश के टॉप एक्सपर्ट्स ने क्रैश कोर्स डिजाइन किया है। आज 6 नए कस्टमाइज कोर्स लॉन्च किए जा रहे हैं। इसमें नए युवाओं की स्किलिंग भी होगी और जो पहले से इस प्रकार से काम में ट्रेंड हो चुके हैं उनकी अपस्किलिंग भी होगी। खबर है कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत मुफ्त ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा काम पर प्रशिक्षण के साथ स्टाइपेंड भी मिलेगा और प्रमाणित उम्मीदवारों को 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी मिलेगा। इस कोर्स के लिए 273 करोड़ रुपए की राशि केंद्र सरकार ने आवंटित की है। कोर्स पूरा करने के बाद ये उम्मीदवार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में काम कर सकेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 2 साल में स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत सुधार हुआ है। PPE किट्स और टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर कोविड केयर और ट्रीटमेंट से जुड़े मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बड़ा नेटवर्क आज भारत में बना है, वो काम अब भी चल रहा है और वो इसी का परिणाम है। प्रधानमंत्री का कहना था कि महामारी के दौरान डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ ने बहुत बोझ झेला है। ट्रेनिंग के बाद ये युवा उनके लिए नई ऊर्जा बनेंगे। पीएम मोदी ने बताया कि राज्य और केंद्र शासित राज्यों की जरूरतों के हिसाब से कोर्स को डिजाइन किया गया है। नर्सिंग का काम हो, सैंपल कलेक्शन का काम हो, टेक्नीशियन का काम हो, नए नए उपकरणों को सीखने का काम हो, ये सब काम सिखाए जा रहे हैं ताकि महामारी के वक्त फ्रंटलाइन वर्कर्स को ऊर्जा मिले, साथ मिले और ऐसे में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि महामारी का खतरा अभी टला नहीं है। ये वायरस हमारे बीच अभी भी है और जब तक ये इसके म्यूटेड होने की संभावना भी बनी हुई है, इसलिए हर इलाज, हर सावधानी के साथ साथ
आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए हमें देश की तैयारियों को और ज्यादा बढ़ाना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने 21 जून से देश भर में मुफ्त वैक्सीनेशन का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार हर देशवासी को मुफ्त टीका लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार हर देशवासी को टीका लगाने के लिए, मुफ्त टीका लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। मोदी ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाने वाले स्टाफ की भी तारीफ की। प्रधानमंत्री ने दूर दराज क्षेत्रों में काम करने वाले आशा वर्कर, एएनएम, आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य कर्मियों का भी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि दूर दराज क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण को रोकने और टीकाकरण अभियान को मजबूत करने में इन लोगों ने विशेष भूमिकाएं निभाई हैं। दुश्मन से जंग लड़ने वाले सेना के जवान पिछले लंबे समय से कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। सेना के जवानों और मेडिकल स्टाफ ने महामारी के दौरान अस्पतालों में मरीजों का इलाज किया और दूसरी लहर में जब ऑक्सीजन की किल्लत का संकट खड़ा हुआ तो सेना के जवानों ने अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट तैयार किए। देश के अलग अलग हिस्सों में सेना ने वैक्सीन पहुंचाई और अब देश के उन दुर्गम इलाकों में घर घर जाकर सेना के जवान वैक्सीन लगा रहे हैं जहां पर पहुंच पाना बहुत ही मुश्किल है। ये है पुंछ सेक्टर और यहाँ से 200 मीटर दूर है पाकिस्तान। पत्थर पर लिखी ये चेतावनी आगाह कर रही है कि दुश्मन बहुत करीब है। दुश्मन के खिलाफ चौकन्ने ये जवान कोरोना से जंग लड़ने पुंछ सेक्टर की एलओसी से सटे अंतिम गांव केरनी पहुंचे हैं। यहां तक पहुंचने के लिए पुंछ ब्रिगेड आर्मी टीम और राज्य की स्वास्थ्य विभाग की टीम को घंटों पैदल सफर करना पड़ा है और बिना सड़क। दुर्गम पहाड़ी इलाके, बड़े बड़े पत्थर, नदी नाले, यही पुंछ सेक्टर की एलओसी से सटे अंतिम गांव केरनी तक पहुंचने का रास्ता है। इस जमीन पर चलना आसान नहीं है। ऊंचाई वाले इलाके में ऐसी चढ़ाई सांस फुला देने वाली होती है, लेकिन जवानों के हौसले पर्वत से भी ऊंचे हैं। हाथों में हथियार हैं और साथ में हैं कुछ खास डिब्बे जिनमें है कोरोना की वैक्सीन। दुश्मन पर पैनी नजर रखने के साथ साथ इनका मिशन है वैक्सीनेशन। लेकिन टीका लगाने से पहले यह भी तय करना है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई गोली चले तो उसकी जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। मीलों का ऊबड़ खाबड़ सफर करने के बाद ये टीम पहुंची है पुंछ सेक्टर की एलओसी से सटे अंतिम गांव केरनी में। कई किलोमीटर की चढ़ाई के बाद जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से सटे बॉर्डर के इलाके केरनी गांव में सेना के जवान पहुंचे और यहां पर कैंप लगाकर लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी गई। गांव के लोगों ने सेना का शुक्रिया अदा किया। गांव में वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया और पीपीई किट पहनकर स्वास्थ्य कर्मियों ने गांव वालों को टीके लगाए। यहाँ भारतीय फौज का बहुत शुक्रगुजार हैं। लास्ट हमारे गाँव में ये केरनी बॉर्डर पे आके इन्होंने कैंप किया है और घर घर में आके टीका वैक्सीन लगवा रहे हैं। यहाँ आज तक कोई नहीं आया, यहाँ डॉक्टर कोई नहीं आए। फौज आई, फौज ने आके हमारे सब लोगों को वैक्सीन किया 18 साल से लेकर 45 साल तक। हम बहुत फौज के शुक्रगुजार हैं, डॉक्टर साहब के भी शुक्रगुजार हैं बहुत। बॉर्डर एरिया यहाँ से पाकिस्तान का सब नज़दीक है और हमारी जो गढ़वाल ये रेजिमेंट आर्मी ने यहाँ चलकर लोगों की वेलफेयर किया और यहाँ टीके लगवाए और बहुत अच्छी कैंप इन्होंने लगाया। हम इनका शुक्रगुजार, गरीबों के लिए बहुत अच्छा तामन कर रहे हैं। ये वो इलाके हैं जहां मूलभूत सुविधाएं भी नहीं हैं। ऐसे इलाकों में टीकाकरण अभियान चलाना कठिन काम है क्योंकि दुश्मन का खतरा होने के साथ साथ यहाँ लोगों को जागरूक करना भी एक बड़ी चुनौती है। बहुत अवेयरनेस कैंप्स किया, डोर टू डोर जाके लोगों को अवेयर किया है एंड वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल द कोविड अवेयरनेस पैम्फलेट्स एंड एवरीथिंग। सो एज अ रिजल्ट अवेयरनेस वाज क्वाइट हाई। जो पहले हम लोगों ने वैक्सीनेशन कैंप्स किया है उसमें द रिस्पॉन्स वाज क्वाइट गुड। एरिया इज़ वेरी हिली, वी हैव टू क्रॉस रिवर्स एंड द टेरेन इज़ क्वाइट डिफिकल्ट। एज अ रिजल्ट लोग आ नहीं पाते सेंटर में। तो आज हम लोगों ने खासकर डोर टू डोर जाके घरों में जाके जो ऐसे लोग हैं, एजेड लोग हैं, डिसेबल्ड लोग हैं, उनको जाके वैक्सीनेट किया है। दूर दराज के इलाकों में वैक्सीनेशन अभियान चलाने वालों की शुक्रवार को प्रधानमंत्री ने भी तारीफ की। आंगनवाड़ी और गांव-गांव में डिस्पेंसरियों में तैनात हमारे स्वास्थ्य कर्मी, हमारे ये साथी संक्रमण को रोकने से लेकर दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान तक में
बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे ही जवानों और स्वास्थ्य कर्मियों की बदौलत जम्मू कश्मीर के उन इलाकों तक भी वैक्सीन पहुंच रही है जहां इंसान भी आसानी से नहीं पहुंच पाते हैं। जम्मू कश्मीर में सेना कोरोना सुरक्षा प्रोटोकॉल और टीकाकरण के बारे में जागरूकता अभियान चला रही है। उन प्रयासों का ही नतीजा है कि राज्य के दूर दराज के इलाके में लोग वैक्सीन ले रहे हैं। कश्मीर में गांव-गांव में लोग इस वैक्सीन को लेकर सेना की तारीफ भी कर रहे हैं। मानसून के दस्तक के बाद देश के अलग अलग इलाकों से सैलाब के कहर बरपाने वाली दिल दहलाने तस्वीरें सामने आई है। मुंबई से सटे इलाके विरार में भी ऐसे तस्वीरें सामने आई जहां एक नाले के उफान में 3 भैंसें बह गई। ये तस्वीरें देखकर किसी का भी कलेजा कांप सकता है। हाहाकार मचाती इन लहरों की चपेट में ये भैंसें आ गई हैं। मुंबई से सटे विरार से आई इन तस्वीरों के बारे में दावा किया जा रहा है कि गुरुवार दोपहर को भारी बारिश के बाद नाले में ऐसा उफान आया कि नाले के किनारे घास चरने गई भैंसें इस उफान की जद में आ गईं। उसके बाद जो तस्वीरें सामने आईं वो आपके सामने हैं। एक, 2 और 3 ये 3 भैंसें पानी के तेज बहाव में बहती चली जा रही हैं। पानी की रफ्तार को ऐसे ही समझा जा सकता है कि ये भैंसें अपने पैरों को जमाने की भी कोशिश कर रही हैं, लेकिन नाले में आए उफान की भयावह रफ्तार के आगे इनके पैर जवाब देते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये भैंसें लगातार बहती जा रही हैं। दरअसल महाराष्ट्र के कई इलाकों में बीते दिनों भारी बारिश हो रही, खासकर मुंबई से सटे इलाकों में डैम पूरी तरह से फुल हो चुके हैं क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही है। यही वजह है कि सैलाब के पानी में जो भी बीच में आ रहा है वो तिनके की तरह बहता जा रहा है। बताया जा रहा है कि विरार के फुलपाड़ा इलाके में गुरुवार को 161 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इस बारिश की वजह से फुलपाड़ा डैम से निकलने वाला नाला उफान पर आ गया। देखते ही देखते नाले में आए उफान ने इन भैंसों को भी अपने आगोश में ले लिया। इस दौरान नाले का बहाव जिन इलाकों से होकर गुजरा वहां बहाव के साथ ये भैंसें भी बहने लगी। पानी में बह रही इन भैंसों ने खुद को किनारे तक लाने की तमाम कोशिशें की, लेकिन सैलाब की रफ्तार इतनी तेज थी कि ये भैंसें काफी दूर तक बहती गईं। इस दौरान इलाके के ही कुछ लोगों ने इन डराने वाली तस्वीरों को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। बताया जा रहा है कि उफान की ये तस्वीरें मुंबई के विरार के फुलपाड़ा इलाके की है, जहां पर घंटों भैंसों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। 2 भैंसों को तो बचा लिया गया, लेकिन तीसरे भैंस की तलाश अभी भी जारी है। बंगाल के नंदीग्राम के सियासी संग्राम का अंजाम क्या होगा? चुनाव खत्म होने के 1.5 महीने बाद नंदीग्राम का संग्राम एक बार फिर शुरू हो गया है। दरअसल सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ये मानने को तैयार ही नहीं है कि वो नंदीग्राम से चुनाव हार गई हैं और इसीलिए नंदीग्राम पर दोबारा कब्जा करने के लिए उन्होंने अदालत का रुख किया है। ममता बनर्जी ने कोलकाता हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर 3 आधार पर शुवेंदु अधिकारी का चुनाव रद्द करने की मांग की है और उनकी इसकी मांग से सूबे की सियासत एक बार फिर गर्म हो गई है। बंगाल में 213 सीटें जीतने के बावजूद ममता बनर्जी नंदीग्राम की हार को नहीं भुला सकी हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक नंदीग्राम में शुवेंदु अधिकारी को 1,10,764 वोट मिले थे, जबकि ममता बनर्जी को 1,08,808 वोट मिले थे। यानी 2000 से भी कम वोटों से वो अपने ही पूर्व करीबी शुवेंदु से हार गई थी। अब वो नंदीग्राम में दोबारा चुनाव करवाना चाहती हैं। इसके लिए कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है शुवेंदु अधिकारी के चुनाव को 3 आधार पर अमान्य घोषित किया जाए। शुवेंदु के चुनाव में रिश्वतखोरी, घृणा और रंजिश को बढ़ावा दिया गया, धर्म के आधार पर वोट मांगे गए और बूथ पर कब्जा किया गया। इसके अलावा चुनाव के दौरान भ्रष्ट आचरण और मतगणना में भी गड़बड़ी की गई। साथ ही फॉर्म 17C में मतगणना के परिणाम का लेखा जोखा गड़बड़ी से भरा हुआ है। इसलिए नंदीग्राम के चुनाव को रद्द किया जाए और दोबारा मतदान करवाया जाए। हालांकि इससे पहले चुनाव आयोग ने नंदीग्राम विधानसभा सीट पर दोबारा मतगणना कराने की टीएमसी की अपील को खारिज कर दिया था। इसके बाद टीएमसी ने अब तक इस मामले में चुप्पी साधी, लेकिन इसी हफ्ते दोबारा चुनाव के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। दरअसल नंदीग्राम की सीट तृणमूल कांग्रेस का गढ़ रही है, लेकिन आज के दिन ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी दोनों ने नंदीग्राम से अपनी प्रतिष्ठा जोड़ दी है। ममता बनर्जी कहती है कि उनके जीवन के राजनीतिक आंदोलन की कर्मभूमि नंदीग्राम ही तो रही है।
लेकिन शुभेंदु अधिकारी कहते हैं कि उस कर्मभूमि को तैयार तो उन्होंने ही किया, इसलिए वहां की जनता ने ममता बनर्जी को हराकर उन्हें जिताया और विधानसभा भेजा। लेकिन ममता हार मानने वाली कहां है? नंदीग्राम को लेकर मचे घमासान के बीच शुभेंदु अधिकारी पर लगातार इस बात का दबाव बढ़ रहा है कि वो बीजेपी विधायकों को एकजुट रख सके। लेकिन शुभेंदु इस बात से आश्वस्त हैं कि पार्टी का कोई विधायक कहीं नहीं जाएगा। इस बीच सबकी नजरें कोलकाता हाईकोर्ट पर हैं, क्योंकि वहीं से इस बात पर मुहर लगेगी कि नंदीग्राम में शुभेंदु कायम रहेंगे या ममता को चुनाव कराने की इजाजत मिलेगी। यूं तो ममता बनर्जी को पिछली बार से ज्यादा सीटें इस बार मिली हैं, लेकिन ममता बनर्जी नंदीग्राम की हार पचा नहीं पा रही हैं। ममता आरोप लगाती हैं कि नंदीग्राम में अलोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुआ है, जबकि बीजेपी ये कह रही है कि ममता बनर्जी मनमाने तरीके से नंदीग्राम पर फिर कब्जा करने के लिए दोबारा चुनाव की मांग कर रही हैं। हाई कोर्ट 24 जून को यह फैसला सुनाएगा कि नंदीग्राम में दोबारा चुनाव होगा या नहीं। दिल्ली के मशहूर बाबा के ढाबा के मालिक कांता प्रसाद को गुरुवार शाम सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक उन्होंने अत्यधिक मात्रा में शराब के साथ नींद की गोलियों का सेवन कर आत्महत्या करने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक अब उनकी हालत खतरे से बाहर है। हाल ही में खबर आई थी कि आर्थिक मंदी के चलते बाबा को अपना रेस्टोरेंट बंद करना पड़ा था और वो सड़क किनारे वाले वापस अपने उसी स्टॉल पर आ गए थे जहाँ पर उनका वीडियो वायरल हुआ था। पुलिस के मुताबिक उन्हें पीसीआर कॉल मिली थी कि एक शख्स ने आत्महत्या की कोशिश की। मौके पर पहुंचकर पता लगा कि वो ढाबा वाले मशहूर कांता बाबा हैं। बाबा कांता प्रसाद ने बीते साल एक रेस्टोरेंट खोला था। दिसंबर में बाबा ने दिल्ली के मालवीय नगर में एक रेस्टोरेंट खोला था। इस रेस्टोरेंट का नाम भी बाबा का ढाबा रखा था। बाबा के पुराने स्टॉल से कुछ ही दूरी पर था ये रेस्टोरेंट, लेकिन 15 फरवरी को रेस्टोरेंट बंद करना पड़ा क्योंकि रेस्टोरेंट से बाबा को बड़ा नुकसान हो रहा था। रेस्टोरेंट चलाने में मदद के तौर पर मिली रकम भी खत्म हो गई थी। इसके बाद कांता प्रसाद सड़क किनारे वाले अपने स्टॉल पर वापस लौट आए। बाबा बीते साल पूरे देश में मशहूर हो गए थे। वीडियो वायरल होने के बाद देश भर के कई लोगों ने उनकी आर्थिक मदद भी की, लेकिन फिर कांता प्रसाद ने यूट्यूबर गौरव वासन के खिलाफ ही चंदे की रकम में धोखाधड़ी के आरोप लगाकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। लेकिन फिर उसके बाद बाबा कांता प्रसाद ने वासन से माफी मांगी और वासन ने बाबा को माफ भी कर दिया। मदद में मिली रकम को लेकर बाबा और यूट्यूबर गौरव के बीच विवाद भी हुआ था। गौरव वासन नाम के यूट्यूबर ने बीते साल 7 अक्टूबर को एक वीडियो शेयर किया था। इस वीडियो में उन्होंने कांता प्रसाद के स्टॉल के बारे में बताया था। इस वीडियो में बुजुर्ग दंपत्ति काफी दुखी नजर आ रहे थे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बुजुर्ग दंपत्ति की मदद के लिए कई लोग सामने आए और देखते ही देखते देश भर में बुजुर्ग दंपत्ति फेमस हो गए। गुजरात के वडोदरा में लव जिहाद पर बने सख्त कानून के खिलाफ पहला मामला दर्ज किया गया है। युवक पर आरोप है कि अपना धर्म छुपाकर लड़की से धोखे से संबंध बनाए और फिर जबरन शादी की। पुलिस का दावा है कि युवक ने उसके बाद लड़की का जबरन धर्म परिवर्तन भी कराया। और जब पोल खुली तो पुलिस ने इस पर शिकंजा कसने में देरी नहीं की। यही है वो शख्स जिस पर सोशल मीडिया पर गलत नाम से प्रोफाइल बनाकर एक लड़की को लंबे वक्त तक झांसा देने का आरोप है। लेकिन जब ये पुलिस के हत्थे चढ़ा तो असलियत सामने आने में देर नहीं लगी। गुजरात पुलिस का दावा है कि इस लड़के का असली नाम अब्दुल कुरैशी है, जो कि सोशल मीडिया पर मार्टिन सेम नाम से अपनी प्रोफाइल बनाकर लोगों की नजर में धूल झोंक रहा था। इस पर सोशल मीडिया पर एक लड़की से अपनी इसी गलत पहचान से दोस्ती करने का आरोप है। लड़की से दोस्ती करने के बाद इसने उससे मिलना जुलना शुरू किया और अपना असली धर्म छुपाए रखा। धीरे धीरे इसने लड़की का भरोसा जीत लिया और मौका मिलने पर इसने डरा धमकाकर उससे जबरदस्ती रिश्ते बना लिए। युवक છે પોતાનો ધર્મ છુપાવી અને પોતે ખ્રિસ્તી ધર્મનો છે એવું નામ ધારણ કરી અને એના સંપર્કમાં રહી અને એને મળે છે અને એક બે વખતની મુલાકાત પછી એ છોકરીને કોઈ હોટલમાં લઈ જઈ અને એની સાથે બળજબરીથી શરીર સંબંધ બાંધે છે અને ચોરી છુપીથી એના ફોટા પાડી લે છે અને પછી અવારનવાર એ ફોટા છે એ હું વાયરલ કરી દઈશ એવી ધમકી આપી અને એની સાથે શરીર સંબંધ બાંધે છે બળજબરીપૂર્વક। आरोप है कि इसके बाद आरोपी की जाति बढ़ती गई और उसके बाद लड़की का 2 बार गर्भपात कराना पड़ा। युवक ने लंबे समय तक अपना धर्म युवती से छुपा कर रखा। इतना ही नहीं, लड़की की जबरन शादी भी की और उसका धर्म परिवर्तन भी करा लिया गया। हालांकि शादी के बाद ये असलियत लड़की के सामने आने के बाद मामला पुलिस थाने पहुंचा। जैसे ही पुलिस के सामने ये मामला आया, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। लव जिहाद के खिलाफ बने सख्त कानून के तहत ये पहली गिरफ्तारी है। એ યુવક છે બળજબરીથી એની સાથે લગ્ન કરે છે કે નહીં તું મારી સાથે લગ્ન કરે। લગ્ન કર્યા પછી એનું જે આ યુવતી છે હિન્દુ ધર્મની છે અને એને જે યુવક છે એ મુસ્લિમ ધર્મ છે એને મુસ્લિમ ધર્મ અંગીકાર કરાવીને એનું નામ છે
એ બદલી નાખે છે, હિન્દુ નામ છે એમાંથી એનું મુસ્લિમ નામ કરી નાખે છે। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने चुनावी सभाओं में गुजरात में लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने का वादा किया था। इसी साल 23 मई को राज्यपाल ने संशोधन विधेयक को मंजूरी देकर नए कानून का रास्ता साफ कर दिया। नए कानून के तहत शादी के लिए जबरन धर्म परिवर्तन कराना या शादी कराकर धर्म बदलवाना या इस तरह के मामले में मदद करने पर 3 से 5 साल की जेल हो सकती है। वहीं 2 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अगर पीड़ित नाबालिग, महिला, दलित या आदिवासी है तो इसके लिए आरोपी को 4 से 7 साल की जेल और कम से कम 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर कोई संगठन कानून तोड़ता है तो उसके प्रमुख को कम से कम 3 साल जेल और अधिकतम 10 साल जेल की सजा हो सकती है। देश में शादी के नाम पर जबरन धर्म परिवर्तन कराने के कई मामले सामने आते रहे हैं और इसको लेकर कई राज्यों ने एक सख्त कानून बनाने की पहल की है। गुजरात से पहले उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ने भी लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाए हैं। गुजरात में ये नया कानून बनने के बाद पहली गिरफ्तारी हुई है।